हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम बात करेंगे मोनोकोट और डाइकोट के बारे में कि जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं और जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस है। हर एक पार्ट की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लीव से स्टार्ट करेंगे। देखिए, मोस्टली मोनोकोट और डाइकोट में अगर हम एक लाइन में हमें डिफाइन करना हो तो हम दो ही लाइनें बोलते हैं कि अगर मोनोकोट की बात जहाँ पे हो रही है तो हमें पता है कि जो मोनोकोट प्लांट होते हैं वैसे प्लांट होते हैं जिनके सीड में एक कोटिलीडोन होता है। जो सीड होता है, सीड में आपको पता होगा कोटिलीडोन्स होते हैं। कोटिलीडोन्स होते हैं। अगर उनका नंबर 1 है तो हम क्या बोलेंगे? मोनोकोट। अगर उनका नंबर 2 है तो हम क्या बोलेंगे? डाइकोट। ठीक है, अगर एक लाइन में हमें बोलना हो तो हम ये डेफिनेशन देते हैं, लेकिन अकेले सिर्फ सीड के बेस पे या कोटिलीडन के बेस पे हम इसे डिफाइन नहीं करते हैं। इसके हर एक पार्ट की स्ट्रक्चर अलग होती है। जैसे अगर लीव्स की बात करें, देखिए दो डायग्राम है आपके सामने, जिससे आपको फिजिकली भी अगर आप प्लांट को देखते हैं तो पता चल जाएगा कि ये मोनोकोट का है और ये डाइकोट का है। बट मेन जो एक डिफरेंस होता है वो ये कोटिलीडोन का होता है, लेकिन इसके प्लांट का हर एक बॉडी पार्ट, जैसे लीव्स हो, रूट्स हो, स्टेम हो, फ्लावर हो, किसी भी तरह का, और इंटरनल स्ट्रक्चर में एनाटॉमी में बात करें वेस्कुलर बंडल का, जाइलम फ्लोएम का प्रेजेंस कैसे होता है, जो वेस्कुलर सप्लाई होता है वो किस तरह से होता है, वो सब कुछ इसमें अलग है। ठीक है, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डायग्राम के बारे में कि हमें एक एट अ ग्लांस देखने पर क्या पता चलेगा कि ये मोनोकोट है या डाइकोट। तो देखिए, ये वाला जो प्लांट है, ये वाला प्लांट है मोनोकोट का, और ये वाला जो प्लांट है ये प्लांट है डाइकोट का, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं एक बीजपत्री और इसे हिंदी में बोलते हैं द्विबीजपत्री। तो कोटिलीडन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बीजपत्र बोलते हैं। अब देखिए, पहले मैं इसको लेबल कर देती हूँ। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं फ्लावर्स। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला जो है ये क्या है? ये लीव्स है। ठीक है, और ये वेनेशन दिख रहा है हमें लीव्स में। लीव्स में ये जो धारियां सी दिख रही हैं इन्हें वेन्स बोलते हैं। ये जो है इन्हें वेन्स बोलते हैं, शिराएं बोलते हैं, हिंदी में शिरा बोलते हैं। वेन्स जैसे ह्यूमन बॉडी में भी होती है वेन्स और आर्टरीज होती हैं, धमनी और शिरा होते हैं। तो वो जो शिरा होता है ना, जैसे थिन थिन पाइपलाइन स्ट्रक्चर होती है, वही इसमें होती है वेन्स। अब देखिए, यहाँ पर स्टेम भी सेम है, लेकिन यहाँ पर रूट में डिफरेंस है थोड़ा बहुत। ये रूट है और ये भी रूट है। अब यहाँ पर देखिए, इसकी जो रूट है, इसकी डाइकोट प्लांट की जो रूट्स होती है वो काफी डेप्थ में होती है, काफी गहराई तक फैली हुई होती है, जबकि जो मोनोकोट की होती है वो इतनी गहराई में फैली हुई नहीं होती है। ये हो गया रूट में डिफरेंस। अब एक चीज देखिए, जो डाइकोट है इसमें हमें ये जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, ये इसे हम क्या बोलते हैं? इस स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? टेंड्रिल्स बोलते हैं। इसका कोई फंक्शन नहीं होता है, एज अ प्रोटेक्शन हम बोल सकते हैं। तो ये टेंड्रिल्स होते हैं। अब ये देखिए, ये वाली जो लीफ है, जैसे वीट का अगर देखो प्लांट, तो उसमें जैसे मेज का हो गया, उसकी जो लीव्स होती हैं, देखिए ये जो लीव्स हैं, इन लीव्स में इस तरह से एक लाइन जा रही है और इसी तरह से दूसरी लाइन जाती है। तो ये वाली जो लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं? जैसे इसमें हम क्या बोल रहे थे, लीव्स के अंदर जो लाइन है उसे हम वेन्स बोलते हैं। अब देखिए, जो लीफ होती है, लीफ के अंदर जो वेन्स होती हैं, उन वेन्स को दो टाइप में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट है हमारे पास रेटिकुलेट और सेकंड है हमारे पास पैरेलल। वेनेशन। ठीक है, वेनेशन दो तरह से है, रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट में क्या होगा? एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है। जैसे मान लीजिए ये एक वेन से ग्रो किया, उसी वेन से दूसरी वेन निकलेगी, उसी दूसरी वेन से तीसरी वेन, इस तरह से ये आगे इस तरह से बढ़ती जाती है। तो क्या होता है? एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। जैसे इसमें हम देखें कि
कि मान लीजिए वेन्स है, इससे यहाँ इस तरह से वेन्स निकल रही है, तो ये क्या हो गया, रेटिकुलेट वेनेशन हो गया, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर जाली का संरचना बन रही है, इसे हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। जबकि पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल नाम से पता चल रहा है, पैरेलल को हिंदी में समांतर बोलते हैं। तो देखिए जैसे हमने पढ़ा हो 10th में, पैरेलल लाइंस जो होती है ना, जैसे ये ए बी और ये सी डी क्या है, दो पैरेलल लाइंस हैं, उसी तरह से इसमें होता है कि अगर एक पैरेलल एक वेन्स ने इस तरह से ग्रो किया है तो दूसरी वेन्स भी इसी तरह से उसके साथ ग्रोथ करती है। तो ये क्या है, पैरेलल है, जैसे इसमें हमें देखने को मिल रहा है। तो ये क्या होता है, ये शिरा विन्यास होता है दो तरह से, एक तो होता है जालीदार और दूसरा होता है समांतर। ठीक है, तो ये आ गया लीव्स में डिफरेंस। अब ये तो था इसका डायग्राम। अब हम बात करते हैं, देखिए इसमें हम एक एक बॉडी पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। आज हम बात करेंगे लीव्स की, देन नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रूट की एज वेल एज स्टेम की। मेन जो डिफरेंस है उसमें वही लास्ट में हम सारा कंक्लूजन देखेंगे कि मेन पॉइंट्स क्या होते हैं इन दोनों में डिफरेंशिएट के। सो फर्स्ट हम बात करते हैं डाइकोट लीव्स की, द्विबीजपत्री पत्तियों की। तो इसमें क्या है, लीफ क्या होती है, डोर्सीवेंट्रल होती है, और इसमें लीफ क्या होती है, आइसोबाइलेटरल होती है। दोनों साइड से सेम होती है और इसमें दोनों साइड से अलग होती है। जैसे आपने देखा हो जो लीव होती है, कई बार क्या होता है उसकी अपर सरफेस तो स्मूथ होती है, जब हम उसे टच करते हैं तो उसकी अपर सरफेस स्मूथ होती है, लेकिन जो उसकी लोअर सरफेस होती है वो हार्ड होती है और लाइट से ग्रीन कलर की होती है। जो उसकी लोअर सरफेस होती है वो लाइट ग्रीन कलर की होती है और जो अपर सरफेस होती है वो डार्क ग्रीन कलर की और क्या होती है, स्मूथ होती है। तो उसे क्या बोलते हैं, डोर्सीवेंट्रल बोलते हैं, आपने देखा होगा। और जब भी हम उसको इस तरह से देखते हैं लाइट में, तो हमें उसकी जो वेन्स होती है वो क्लियरली दिखाई देती हैं, क्लियरली दिखाई देती हैं, वो होता है डाइकोट में। लीफ क्या होती है, डोर्सीवेंट्रल होती है। जबकि कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिनकी अपर और लोअर सरफेस दोनों की दोनों क्या होती हैं, स्मूथ होती हैं, हार्ड नहीं होती हैं, स्मूथ होती हैं। जबकि डाइकोट में क्या है, अपर सरफेस तो स्मूथ है, लोअर सरफेस क्या होती है, हार्ड होती है, और कलर भी दोनों में अलग है। अपर सरफेस डार्क ग्रीन कलर की होती है और जो लोअर सरफेस होती है वो लाइट ग्रीन कलर की होती है। अब इसका अपोजिट हम उसमें देखेंगे, दोनों सरफेस स्मूथ है, दोनों सरफेस स्मूथ है और दोनों सरफेस का कलर भी सेम है, इक्वली ग्रीन होता है, इक्वली ग्रीन भी होती है। जैसे सेकंड पॉइंट यहाँ पर है, बोथ सरफेस आर इक्वली ग्रीन, और जबकि यहाँ पे क्या है, अपर सरफेस डार्क ग्रीन एंड लोअर सरफेस लाइट ग्रीन। अब बात करते हैं एपिडर्मल सेल्स की। हमें पता है कि एपिडर्मल नाम जब भी आ जाए तो उससे एक वर्ड आता है दिमाग में, क्या, आउटर लेयर। एपिडर्मल से एक ही नाम आता है, आउटर लेयर। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए किसी की मैं एक एनाटॉमी, अगर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाऊं लीव्स की किस तरह से दिखती है नॉर्मली, तो इस तरह से क्या होती है, एपिडर्मिस वाली लेयर होती है। अब एपिडर्मिस वाली लेयर है तो इसके अंदर क्या होंगी, एपिडर्मल सेल्स होंगी। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो एपिडर्मिस है ऊपर भी होती है और ये लोअर साइड में भी प्रेजेंट होती है, तो हम इसे दो नाम देते हैं, इसे बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, इसे बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। नेक्स्ट, अब इसके बाद में इसमें हमें क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, देखिए ये तो हो गया एपिडर्मिस। सेंटर में हमें पता है क्या प्रेजेंट होंगे, वेस्कुलर बंडल, वो जिस भी तरह से अरेंज होंगे, जैसे जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, वो जिस मर्जी तरह से अरेंज होंगे, वो अलग अलग होते हैं, जैसे ओपन होता है, क्लोज होता है, कोलेटरल होता है, बाइकोलेटरल होता है। और यहाँ पर जो हमें सेल्स देखने को मिलती है, यहाँ पर जो सेल्स, ये तो मैं दिखा रही हूँ एनाटॉमी आपको, डाइकोट लीफ है, ये वाले जो स्ट्रक्चर है डाइकोट लीफ है। अब डाइकोट लीफ में एपिडर्मिस तो ठीक है, दोनों साइड होगी, और एक चीज ध्यान रखिएगा, अब लीव्स की बात हो रही है, लीव्स की बात हो रही है तो हमें पता है लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा जिसे हिंदी में रंध्र बोला जाता है, जिसका काम क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज करना और ट्रांसपिरेशन करना। ठीक है, और जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो ये मेनली फंक्शन करते हैं, तो यहाँ पर स्टोमेटा में प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ बना लीजिए,
ये स्टोमेटा प्रेजेंट है। इस तरह से, इसी तरह से क्या होगा, लोअर साइड पे भी प्रेजेंट होंगे। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो कॉर्टेक्स का पार्ट होता है, जो कॉर्टेक्स का पार्ट होता है वो किस तरह से अरेंज होता है। अब ये जो फंक्शंस लिखे हुए हैं ना, ये जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हुआ है, ये आपको इन दोनों डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। इन दोनों डायग्राम से, एक तो ये वाले जो आउटर दिख रहे हैं और इनर जो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। अब जैसे यहाँ पर हम बात करें, इस तरह से सेल्स प्रेजेंट होती है, लंबी होती हैं, सिलिंड्रिकल शेप्ड होती हैं, सिलिंड्रिकल शेप जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल शेप होती हैं। और इसी के जस्ट नीचे इस तरह से बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं, ओवल शेप्ड होती हैं, ओवल शेप्ड होती हैं। ये स्टेम की एनाटॉमी आपने पढ़ी होगी, टीएस ऑफ स्टेम का जब भी स्ट्रक्चर देखते हैं, आउटर लेयर वही हम एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मल सेल्स बनी हुई होती हैं, उसमें क्या होता है, क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है कई बार और कई बार एब्सेंट होती है। उसके बाद जो पोर्शन स्टार्ट होता है उसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस के नीचे जो सेल्स वाला पोर्शन होता है उसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। जबकि इसमें क्या है, इसमें हम इसे कॉर्टेक्स नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेसोफिल बोलते हैं। इसमें हम इसे कॉर्टेक्स ना बोल के मेसोफिल्स बोलते हैं, ये वाला जितना भी पोर्शन है। और यहाँ पर देखिए, अगर हम डाइकोट की बात करें तो डाइकोट में जो मेसोफिल होता है, ये रहा डाइकोट में जो मेसोफिल होता है वो 2 टाइप ऑफ सेल्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट है हमारे पास पैलिसेड टिश्यू, सेकंड है हमारे पास स्पॉन्जी टिश्यू। डाइकोट की बात हो रही है, ये डाइकोट का डायग्राम है। पहली जो सेल है हमारे पास पैलिसेड टिश्यू है, दूसरी स्पॉन्जी टिश्यू है। अब इसे हम लेबल करें तो देखिए, इसे पता है आपको नाम एपिडर्मिस, और ये लोअर एपिडर्मिस, ये स्टोमेटा, ये वेस्कुलर बंडल या बंडल शीथ आप इसे बोलते हैं। हम बात करें मेसोफिल की, तो मेसोफिल में देखिए ये वाली जो लॉन्ग सेल है सिलिंड्रिकल, इसे हम बोलते हैं पैलिसेड टिश्यू। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, पैलिसेड वर्ड या पैलिसेड टिश्यू जहां भी हमें देखने को मिले, एक स्ट्रक्चर हमारे माइंड में आनी चाहिए, कैसी सेल्स है, ऐसे लॉन्ग है और सिलिंड्रिकल शेप है, और इसके अंदर क्या है, थिकनिंग होती है, ठीक है। तो ये क्या है, पैलिसेड। और ये जो दूसरी ओवल शेप्ड है, साइज भी इनका काफी लार्ज है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू। स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी, तो हम इसे बोलते हैं स्पॉन्जी टिश्यू। तो ये देख लीजिए, पैलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू। अब अगर हम इसकी बात करें मोनोकोट की, अब ये देखिए लोअर है वो एडवांस है, तो कैरेक्टर भी एडवांस है। मेसोफिल को 2 टाइप ऑफ सेल्स में डिवाइड कर दिया। जैसे अगर आपने पढ़ा हो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल्स में हम डिफरेंशिएट करते हैं। प्रोकैरियोट सेल्स कौन सी होती है, यूकैरियोट सेल्स कौन सी होती हैं। प्रो वाली हमें पता है प्रिमिटिव होती है, यू वाली एडवांस होती हैं, लेकिन उनमें क्या ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिससे हम बोलते हैं कि वो प्रिमिटिव है और वो एडवांस है। जैसे हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, मोस्टली अगर हम बात करें तो जैसे प्रोकैरियोट होता है, प्रोकैरियोट में जो सेल होती है वो मोस्टली एक ही होती है, उनका नंबर एक ही होता है, और उसकी जो आउटर लेयर होती है वो काफ़ी थिक होती है, जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है, सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल के अंदर जितना भी मटेरियल होता है, सेल वॉल के अंदर जितना भी मटेरियल होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये किस केस में बोलते हैं, यूकैरियोट के केस में बोलते हैं, प्रोकैरियोट में हम ऐसे नहीं बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, जितना भी मटेरियल होता है उसी में सारा कुछ स्कैटर्ड होता है। जैसे सेल्स में हमें पता है सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम्स वगैरह जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। हम देखकर उसे नहीं बता सकते कि ये वाला जो पोर्शन है ये न्यूक्लियस है, ये पोर्शन राइबोसोम है, ये पोर्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जबकि यूकैरियोट में क्या होता है, सेल्स में क्लियरली हमें एक एक सेल ऑर्गेनल का पता चलता है। सेल ऑर्गेनल की बात करें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएंगे सारे, ये क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल होते हैं। जबकि एक जो सेल ऑर्गेनल होता है वो कभी एनिमल सेल में नहीं होता, वो हमेशा हमें प्लांट सेल में देखने को मिलता है। उस जो सेल ऑर्गेनल का नाम है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो
सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है वो एनिमल सेल में नहीं होता है, बिकॉज उसका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करना, एज वेल एज क्लोरोफिल की प्रेजेंस से क्या होता है, ग्रीन कलर आता है लीव्स का। जैसे हमारे हीमोग्लोबिन का कलर आता है रेड, किसकी वजह से, रेड ब्लड का कलर रेड होता है किस वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। उसी तरह से लीव्स का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है किस वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। और ये क्लोरोफिल और ये हीमोग्लोबिन है क्या, ये पिगमेंट है। तो इस तरह से हम बोलते हैं ना कि जो प्रोकैरियोट सेल्स होती है उसमें सब कुछ बिखरा हुआ होता है, हम नहीं देख के बता सकते कि ये पोर्शन ये है, ये पोर्शन ये है, जबकि यूकैरियोट में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर आती है मोनोकोट में और डाइकोट में। डाइकोट एडवांस है तो हम इसमें देख के बता सकते हैं कि ये वाली पहले से टिश्यू है और ये वाला स्पॉन्जी टिश्यू है, ये इस टाइप की सेल्स हैं, इनकी स्ट्रक्चर ऐसी दिखती है, इनका फंक्शन ये होता है। अब ये है प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव है तो हम इसमें डिफाइन नहीं कर सकते, देख लीजिए मेसोफिल अनडिफरेंशिएट, क्या टर्म लिखी हुई है यहाँ पर, मेसोफिल अनडिफरेंशिएट, स्कैटर्ड सेल्स होती हैं। क्योंकि अब सेल्स क्यों बोला है, क्योंकि ये टिश्यू है और आपको पता है सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। एक एडिशनल तौर पर अगर बात ध्यान में रखनी हो तो टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मेसोफिल क्या होता है, अनडिफरेंशिएट होता है, स्कैटर्ड सेल्स होती हैं विद इंट्रासेल्युलर स्पेस। जैसे मान लीजिए ये वाली सेल्स बनी हुई है, इस तरह से सेल्स बनी हुई है। अब इन सेल्स में क्या होता है, ये देख लीजिए ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस हमें दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं। अब ये सारी क्या है, सेल्स हैं, इनके ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं, टिश्यू बोल रहे हैं। अब सेल्स के बीच का गैप है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रासेल्युलर गैप, इंट्रासेल्युलर गैप या स्पेस हम बोल सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है किसमें होती है, मोनोकोट में होती है। क्लियर ये वाली चीज। अब बात कर रहे थे एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस की जो सेल होती है, ये जो एपिडर्मल सेल है, एक सेल की मैं बात करूँ तो देखिए इस तरह से सेल्स बनी हुई होती हैं। अब इन सेल्स में क्या होता है, कई बार सिलिका हमें देखने को मिलता है, सिलिका। तो सिलिका का क्या होता है, डिपोजिशन होता है इस तरह से, सिलिका का डिपोजिशन होता है। किसमें होता है, डाइकोट में होता है। सिलिका का डिपोजिशन होता है डाइकोट लीव्स की एपिडर्मिस में। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर सिलिका क्या होती है, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है और यहाँ प्रेजेंट होती है सिलिका। मोनोकोट में सिलिका प्रेजेंट होती है तो ये क्या है, प्रिमिटिव कैरेक्टर है। सिलिका प्रेजेंट होती है किसमें, मोनोकोट में, और एब्सेंट होती है किसमें, डाइकोट में। आगे हम बात करते हैं बुलिफॉर्म सेल्स की। अब ये क्या सेल्स हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, देखिए ये जो बुलिफॉर्म सेल्स होती हैं ये एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है। अब इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है वाटर स्टोरेज का। बुलिफॉर्म सेल्स जो होती है वाटर स्टोरेज का फंक्शन होता है इनका। इतना ही ध्यान रखेंगे आप एक लाइन में, बुलिफॉर्म सेल्स का फंक्शन होता है वाटर को स्टोर करना और मैनेज करना। किसको, वाटर प्रेशर को। प्लांट्स में वाटर का जो प्रेशर होता है उसको एब्जॉर्ब करने का, तो उसको कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है, बुलिफॉर्म सेल्स का होता है। अब ये जो बुलिफॉर्म सेल्स है ये तो इसमें एब्सेंट है, डाइकोट में एब्सेंट है, जबकि मोनोकोट में प्रेजेंट है। अब ये जितने भी पॉइंट हैं आपको एज वेल एज रखने पड़ेंगे, दिमाग में रखने पड़ेंगे। आप एक एक जो पॉइंट है उसे पढ़िए और साथ में डायग्राम को देखिए, साथ के साथ क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इसमें। नेक्स्ट देखिए बुलिफॉर्म सेल्स होगी, इसमें एब्सेंट होती हैं और इसमें प्रेजेंट होती हैं। सिलिफाइड सेल्स जो होती हैं इसमें एब्सेंट होती हैं, इसमें प्रेजेंट होती हैं। ये दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों प्रिमिटिव कैरेक्टर है। अब हम बात करते हैं स्टोमेटा की। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, स्टोमेटा इस तरह से और इसके साइड पे इस तरह से क्या बनी हुई होती हैं, गार्ड सेल्स बनी हुई होती हैं। और यहाँ पर इस तरह से हेयर्स भी बनी हुई होती हैं, हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या है, ये क्लोज स्टोमेटा है। ये स्टोमेटा कैसे हैं, क्लोज है। अब यहाँ पर ये जो सेल्स होती हैं ये वाली इसके साइड्स पे,
उन्हें हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स बोलते हैं। यहाँ पर साइड्स में प्रेजेंट होती है, उन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड का काम क्या होता है? नॉर्मली हम बात करें गार्ड का काम क्या होता है? वही गेट कीपर, एज अ गेट कीपर गेट को खोलना बंद करना, बस वही काम होता है। उसी तरह से जो ये गार्ड सेल्स है यहाँ पर कौन सी? स्टोमेटल गार्ड सेल्स। स्टोमेटल गार्ड सेल्स, उनका काम क्या होता है? जो स्टोमेटा होते हैं उसको ओपन करने का और क्लोज करने का काम होता है। उसको ओपन करने का और क्लोज करने का काम होता है। अब ओपन और क्लोज किस तरह से होते हैं? तो देखिए, जो प्लांट्स होते हैं वो हमें पता है फोटोसिंथेसिस करते हैं और क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं एट द प्रेजेंस ऑफ वाटर और यूवी लाइट। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में हम सुनते ही आए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो जो जैसे ही यूवी रेज उन पर पड़ती है, वाटर होता है उनके पास, तो वो क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको शुरू कर देते हैं। तब क्या होता है? जो गार्ड सेल्स होती हैं, तब गार्ड सेल्स का काम होता है कि इन दोनों को, इनको जो ये स्टोमेटा है इसको ओपन करने का काम होता है। इसको ओपन करने का काम होता है। और जब यूवी रेड नहीं होती, मतलब नाइट की बात करें, तो ये क्या होते हैं? ये क्लोज होते हैं। जो स्टोमेटा होते हैं क्लोज होते हैं नाइट में, और डे में क्या होते हैं? ओपन होते हैं। तो इनके ओपन होना और क्लोज होना वो किस पे डिपेंड है? गार्ड सेल्स पे। अब इसमें क्या होता है? एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उनका एक्सचेंजेस भी होता रहता है, और गैसेस का, वाटर्स का भी एक्सचेंज होता है। अब एक चीज़ और ध्यान में रखें कि जब भी ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो किसको लेते हैं साथ में? CO2 को। अगर फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन देखें हम, मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ, तो सिंपली देखिए CO2 प्लस H2O at the presence of UV rays and chlorophyll, जो क्या बनता है? C6H12O6 प्लस O2 प्लस एनर्जी रिमूव होती है। तो ये होती है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। फॉर्मूला आपको पता होगा, C6H12O6 होता है। अब देखिए क्या हुआ, ग्लूकोज तो बना, वो तो वो खुद यूज करेंगे, ग्लूकोज वो खुद यूज करेगा, कौन? प्लांट। उसके साथ क्या बन रहा है? ये जो हमें चाहिए होती है O2 ऑक्सीजन, जिसे हम क्या करते हैं? गेन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो वो जो एक्सचेंज होता है वो इनमें भी होता है गैसेस का। वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। अब हुआ क्या? फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। हम इसका अपोजिट करते हैं दिन में। लेकिन नाइट में क्या होता है? नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को नहीं बनाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि नाइट में, मतलब रात को, पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को गेन करते हैं, तो वही ब्रीथ की प्रॉब्लम होती है, इसलिए बोलते हैं। तो ये भी एक पॉइंट था, इसके लिए मैंने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बताई है। आगे देखिए, हम बात करें वेनेशन। मैंने आपको बता दिया है वेनेशन रेटिकुलेट और पैरेलल, जैसे वो लीव्स में हमें दिख भी रहा है कि रेटिकुलेट वेनेशन किस तरह से होता है और जो पैरेलल वेनेशन होता है वो किस तरह से होता है। अब हम बात करें बंडल शीट की। जैसे मैंने जो डायग्राम बनाया था उसके सेंटर में वेस्कुलर बंडल बने हुए थे, उसी को हम उसी की जो आउटर लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? बंडल शीट बोलते हैं। जैसे ये बने हुए बंडल, ये आउटर जो लेयर है इसे हम बोलते हैं बंडल शीट बोलते हैं। इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। बंडल शीट क्या होती है? जो डाइकोट होते हैं उसमें सिंगल लेयर ही होती है, लेकिन जो मोनोकोट होते हैं उसमें सिंगल लेयर भी होती है और मल्टी लेयर भी होती है। अब हम बात करें कि यहाँ पर जो बंडल शीट होती है, अब ये मैंने सर्कल बना के दिखा तो दिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पर इसमें क्या है? इस तरह से सेल्स बनी हुई है, इस तरह से सेल्स बनी हुई है, जैसे एपिडर्मिस की थी ना, उसी तरह से। इन सेल्स में क्या होता है? अब ये जो सेल है, डाइकोट की बात करें तो ये सेल कैसी होती है? पैरेन्काइमेटस होती है। लेकिन अगर मोनोकोट की बात करें तो ये जो सेल्स होती है सक्लेरेन्काइमेटस होती है। अब दोनों में डिफरेंस देखें आप।
पहला है हमारे पास पैरेन्काइमेटस, दूसरा है हमारे पास सक्लेरेन्काइमेटस। पैरेन्काइमेटस लिविंग सेल्स होती हैं, जो सक्लेरेन्काइमेटस होती हैं वो डेड सेल होती हैं, ठीक है। और वो डेड सेल हैं तो उनका काम सिर्फ और सिर्फ थिकनिंग का होता है और प्रोटेक्शन का होता है। पहली सेट जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं वो लिविंग होती है, जबकि वो क्या होती हैं, डेड होती हैं। और वो किस में है, मोनोकोट में। तो ये डिफरेंशिएट था किसका, डाइकोट और मोनोकोट लीव्स का। ऐसे ही हम बात करेंगे रूट और स्टेम की। अभी डायग्राम देखिए और इसके इंटरनल एनाटॉमी वाला डायग्राम देखिए, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर जो पेपर में क्वेश्चन आएगा, एक चीज और, मैंने आपको क्लासिफिकेशन करवाए थे, बैंथम ओकर का, तख्ताजन का, क्रोनक्विस्ट का, 3 जो मैंने क्लासिफिकेशन करवाए थे। अब उन क्लासिफिकेशन के बेस पे आपके टॉपिक दिया हुआ है ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म, इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म और फाइलोजेनी ऑफ एंजियोस्पर्म। ये जितने भी टॉपिक हैं एंजियोस्पर्म की फाइलोजेनी ओरिजिन, उसमें हमें क्या बताना है, उस ओरिजिन में, फाइलोजेनी में हमें यही चीज़ बतानी है कि उसके बेसिक कैरेक्टर क्या हैं एंजियोस्पर्म के, कि क्या बेसिक कैरेक्टर थे जिसके बेस पे साइंटिस्ट ने इनको क्लासीफाई किया, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में करवा रखा है। तो उसमें क्या है, अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिलता है फाइलोजेनी ऑफ एंजियोस्पर्म, आता आपको होगा लेकिन समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखना है, तो बता रही हूँ, पहले उसके बेसिक कैरेक्टर लिखने, देन आपको साइंटिस्ट के बारे में बताना है कि इन्होंने इसके बारे में ये क्लासीफाई किया, ये क्लास थी, इस क्लास की इतने ऑर्डर बताए, इतनी सीरीज लिखवाई, उसी तरह से फिर दूसरे साइंटिस्ट के बारे में बताना है। ये तब लिखना है जब आपके पास क्वेश्चन आए, जैसे क्लासिफिकेशन सीधा पूछे तो सीधा लिखना है आपको। और अगर ऐसे बोले कि फाइलोजेनी ऑफ एंजियोस्पर्म या ऐसे बोले ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म, देन आपको यही बताना है बेसिक कैरेक्टर से लेके एडवांस तक, क्या साइंटिस्ट के बारे में और क्लासेस के बारे में। तो देखिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।